नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी ने मुलाकात की है, जहां इस अवसर पर उन्होंने प्रकरण से संबंधित अपने मंतव्य और भावनाएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखे, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना और आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के वन मुख्यालय में विकास कार्यों और योजनाओं के संबंध में एक बैठक की, जहां इस बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से फीडबैक लिया और यह जाना कि विकास कार्यों और योजनाओं को कितनी गति मिली है। तो वहीं इस मौके पर बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने बैठक देहरादून में की। इस मौके पर बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। योजनाओं की गति पर चर्चा की गई। आपको बता दें, सीएम धामी ने विकास कार्यों पर बैठक की। बैठक में सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहे। विकास कार्यों की अहम बैठक थी ये, जिसमें सीएम धामी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सीएम धामी ने विकास कार्यों की बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आईटीबीपी स्टेडियम सीमा द्वार देहरादून में सेवा संकल्प धारिणी फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय माल्टा महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए कृषकों से मुलाकात कर माल्टा और नींबू की खटाई का स्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में माल्टा उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में ठोस पहल करते हुए माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से माल्टा के उत्पादन, विपणन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इस मिशन से पहाड़ी क्षेत्रों में कृषकों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय फलों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि महोत्सव में किसानों से मुलाकात की सीएम ने। वहीं सीएम ने माल्टा का स्वाद चखा और उन्होंने माल्टा को कृषि को बढ़ावा देने की बात कही। आपको बता दें कि महोत्सव ने किसानों से मुलाकात की सीएम धामी ने। वहीं उन्होंने माल्टा को लेकर कृषि में बढ़ावे की बात की और इसे राज्य की पहचान बनाने को कहा। वहीं माल्टा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उन्होंने यह भी बताया। सीएम धामी ने माल्टा महोत्सव में भाग लिया, जहां पर माल्टा का स्वाद चखा उन्होंने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरबंस कपूर मेमोरियल सामुदायिक भवन गढ़ी कैंट देहरादून में हरबंस कपूर की 80वीं जयंती के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में प्रतिभाग किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने हरबंस कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरबंस कपूर हम सभी के प्रेरणादायक थे और उनकी कार्यशैली आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। साथ ही उनका पूरा जीवन जनता और अपने लोगों के लिए समर्पित रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करके ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा, दनिया, पनार घाट मार्ग, जोलीकोट और खैरान गैरसैंण
कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग के निर्माण संबंधित प्रस्तावों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राज्य के अनेक महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए राज्य के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया है। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उत्तराखंड विकास की राह पर इन दिनों जो है आगे बढ़ रहा है और रही बात सड़कों को जोड़ने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की, तो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से चाहे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में रोडों का एक पूरा जाल प्रदेश के अंदर बिछा है, वो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक कार्य उत्तराखंड राज्य में हो रहे हैं और आगे और अधिक योजनाएं हमको मिलें, इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से उनकी मुलाकात हुई। बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में खटीमा में आक्रोशित जनता ने दोषियों के खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई की है और निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, उप नेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन चंद्र कपाड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विशाल जुलूस निकाला और अंकिता को न्याय दो, दोषियों की सजा दो के नारे लगाते हुए सभी प्रदर्शनकारियों और तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार वीरेंद्र सजवान के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में स्वतंत्र जांच की मांग की गई। आज जो उत्तराखंड में चारों ओर त्राहिमाम है, अपराध बढ़ता जा रहा है, जिसमें महिला अपराध सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। अंकिता हत्याकांड सिर्फ अंकिता की हत्या नहीं, सती प्रथा, पर्दा प्रथा से लड़की लड़का एक समान तक पहुंचने में जो 50 वर्ष से ज्यादा समय लगा, उस विश्वास का भी खून है। माँ बाप 50 वर्षों में अपने आप को मजबूत कर पाए कि अब हम लड़की को भी लड़कों के समान बाहर रोजगार के लिए भेज सकते हैं, लड़की अपने पैरों में खड़ी हो सकती है, लड़की माँ बाप का सहारा बन सकती है। देखिए, आज मैं मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज जनसैलाब पूरा खटीमा का उमड़ के आया है। अंकिता उत्तराखंड की बेटी, जिसके साथ इस तरह से कुकृत्य कार्य भाजपा के वीआईपी नेताओं के द्वारा किया गया है। अंकिता बेटी की अस्मिता का सवाल नहीं, पूरे उत्तराखंड की बेटी की अस्मिता सुरक्षा का सवाल है और इस सरकार से जनता का जो भरोसा है वो उठ चुका है। आज 3 सालों से जो मांग कर रहे थे कि दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो, कहीं न कहीं उनका पाप का घड़ा फूटा है। जो भाजपा के ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर रह चुके हैं, उन द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जो अंकिता भंडारी हत्या की जांच सीबीआई के द्वारा कराए जाने के विषय में है, जिसे विधिवत रूप से महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित कर दिया जाए। कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि जहां इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की हालिया प्रतिक्रिया यह साफ दिखाती है कि सरकार इस पूरे मामले में असहज है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शुरुआत से ही इस हत्याकांड को भटकाने, जांच को प्रभावित करने और अहम सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। इनको लाने में तो हो सकता है भाई, मेरी बात सुनिए, ये और एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हमारे न तो मेरी ये जानकारी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक पत्रकार साथी के प्रश्न के जवाब में जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी काफी असहज हैं। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर दुष्यंत कुमार की जाति को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें, कोटद्वार महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मीना
बौछुवान ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दुष्यंत कुमार गौतम दलित समाज से आते हैं, उस पर तो भाजपा खूब राजनीति कर रही है, लेकिन क्या कभी अंकिता भंडारी की जाति भी पूछी, कभी वह किस जाति से आती है? लिहाजा भाजपा उत्तराखंड में जाति वाला कार्ड ना खेल, इसी में उसकी भलाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने जाति कार्ड ना खेलने की अपील की है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आपको बता दें, अंकिता भंडारी मामले में लगातार जो है बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। लगातार कांग्रेस इस पर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। अभी पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। 10 साल से दलितों पे इतना अत्याचार हुआ, तब तो उनकी आवाज नहीं निकली। और आज वो कह रहे हैं कि दुष्यंत गौतम की जाति अनुसूचित जाति से आते हैं या पिछड़ी जाति से आते हैं। तो आप ये बताइए, अंकिता भंडारी किस जाति से है? आज से 2 साल पहले आपने अंकिता भंडारी की जाति क्यों नहीं बताई? क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार। देश में एक बार फिर पहाड़ों को लेकर बहस तेज हो गई है। नाम है अरावली पहाड़ियां। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उत्तर भारत की सांस है। अरावली पहाड़ियां गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई हैं। माउंट आबू भी इसी अरावली का हिस्सा है। ये पहाड़ रेगिस्तान को फैलने से रोकते हैं, ग्राउंड वाटर को बचाते हैं, हवा को साफ रखते हैं, लेकिन अब ये पहाड़ खतरे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस फैसले के बाद कई लोग डर जाते हैं कि माइनिंग को खुली छूट मिल सकती है, यानी पहाड़ कटेंगे, खनन बढ़ेगा और नुकसान सिर्फ अरावली का नहीं होगा। इससे पहले भी देश ने ऐसा नुकसान देखा है। ओडिशा की नियमगिरी पहाड़ियां, जहां खनन की वजह से आदिवासी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा था, या फिर पश्चिमी घाट, जहां अंधाधुंध निर्माण और माइनिंग ने पर्यावरण संतुलन बिगाड़ दिया था। अब वही खतरा अरावली पर मंडरा रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन यानी इलीगल माइनिंग पहले से ही एक बहुत बड़ी समस्या है। हरियाणा और राजस्थान में कई जगह पहाड़ों को खोखला किया जा चुका है। कहीं पहाड़ गायब हो गए तो कहीं हरी जमीन रेत में बदल गई। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और बढ़ेगा, भूजल और नीचे जाएगा, गर्मी और ज्यादा पड़ेगी, यानी इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर होगा। सवाल यह है, क्या विकास के नाम पर प्रकृति की बलि दी जाएगी? क्या माइनिंग इतनी जरूरी है कि पहाड़ ही खत्म कर दिए जाएं? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून के दायरे में काम होना चाहिए, लेकिन डर यह है कि कानून की आड़ में गलत फायदा न उठाया जाए, क्योंकि जब एक बार पहाड़ कट गया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। आज अरावली है, कल नियमगिरी, परसों पश्चिमी घाट। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरों में पहाड़ देखेगी। ये मुद्दा सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, ये भविष्य का सवाल है। सरकार को भी सोचना होगा, सिस्टम को भी जागना होगा और समाज को भी समझना होगा। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, क्योंकि जब पहाड़ बचेंगे तभी इंसान बचेगा।
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में इस बार कक्षा 3 और 6 के पाठ्यक्रमों में जो है बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि यह बदलाव जो है उत्तराखंड सरकारी स्कूल में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा अधिक व्यवहारिक और कौशल आधारित बनाना है। एनसीईआरटी ने प्रस्ताव भेजा है, जिस पर मंजूरी के बाद ही बदलाव लागू होगा। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक कौशल और गतिविधि आधारित शिक्षा को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड के स्थानीय परिवेश, संस्कृति और महान व्यक्तियों से जुड़े अध्याय भी शामिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि एनसीईआरटी निदेशक वंदना ने बताया है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क किताबें समय पर पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, परंतु शिक्षा विभाग ने किताबों के प्रकाशन से लेकर सप्लाई तक की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। दरअसल कल उनकी बैठक है, जिसमें पंजाब से और उत्तराखंड से लोग आएंगे और उनके द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि आगे हमारे स्टेट को कैसे पूर्णतः साक्षर हम बना सकते हैं। इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी लर्नर्स हैं जो असाक्षर हैं, जो पूर्णतः साक्षर नहीं है या असाक्षर हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। आज मैम से यही सारी बातें हुई हैं और किस तरीके से हम लोग मुख्य सचिव साहब के सहयोग से, डीएम साहिबान के सहयोग से, हम लोग अपनी स्कूल एजुकेशन के सहयोग से कैसे हम अपने राज्य को पूर्णतः साक्षर बनाएं, इस पे हम लोग चर्चा की है और हम आगे आने वाले समय में हम इसको पूरा करने की कोशिश करें। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कर रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में न्याय पंचायत श्यामपुर की ग्राम पंचायत में उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 17 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। देखिए, आज जो जन जन के द्वार जन जन की सरकार शिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया, उसमें लगभग 60 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं और 60 शिकायतों में से कुछ शिकायतें ऐसी थी जिनका मौके पे तात्कालिक समाधान भी किया गया है और बाकी जो अवशेष शिकायतें हैं वो टाइम बाउंड मैनर में संबंधित विभागीय अधिकारियों को उसका निस्तारण करने के लिए कहा गया है। और कुछ शिकायतें ऐसी थी जो बेसिकली छोटे से स्पॉट इंस्पेक्शन से भी उसका निराकरण हो सकता था। तो ऐसे में जो नजदीकी ग्राम सभाओं में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, राजस्व विभाग हो, वन विभाग हो, उनके द्वारा जो छोटे छोटे स्पॉट इंस्पेक्शन करके शिकायतों का निराकरण किया जाना है, उसमें निर्देशित किया गया है कि शिविर के बाद अभी काफी समय बचा हुआ। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जा कर बनाया गया टीन शेड ध्वस्त कर दिया है। रेजर जीएस धामदा ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे किया गया है। वन भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोबारा कब्जा करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। पूरा वो मामला ये है कि पहले भी इसने अतिक्रमण करा था यहाँ पे, फिर हमने तोड़ा था, फिर इसने ये टीन शेड बनाए, हमने उससे ध्वस्तीकरण कर दिया। अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई की जाए? अब कार्रवाई, आगे की कार्रवाई। अब देहरादून में पहली बार आर्किटेक्चरल एक्सपो का आयोजन 9 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड क्रॉस रोड देहरादून में किया जा रहा है। आपको बता दें, ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी आर्किटेक्चर, इंटीरियर, एक्सटीरियर एवं कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री ने जुड़े नवीनतम ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी और नवाचारों को एक ही मंच पर प्रस्तुत करेगी। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल उत्पादों का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि आर्किटेक्ट्स और इंडस्ट्री के बीच एक सशक्त और व्यावसायिक संवाद स्थापित करना है। उत्तराखंड या देहरादून को कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो हम लोगों ने एक बोला था कि इसको, हम लोग बहुत छोटे डेंसिटी की पॉपुलेशन थी हमारी स्टेट की, हम लोग अभी ग्रोइंग स्टेज में है
जैसे हमारे पूरे इंडिया का ग्रोथ हो रहा है उस तरह से स्टेट भी हमारा नया है, इसमें भी ग्रोथ डेवलपमेंट सारी चीजें चल रही हैं। इन सब चीजों के लिए आपने जो कहा कि इसमें बिजनेस ओनर के लिए है या स्टेट के लिए भी कुछ है, ये आपका एक क्वेश्चन था। इस पे मेरा ये कहना होगा कि जैसे ही स्टेट बना हम लोग सब कुछ डेवलपमेंट के लिए बढ़ते गए, लेकिन वो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज नहीं चल रहा था। हमारी एसोसिएशन ने ये सोचा है कि जब से हमारी एसोसिएशन बनी है कि हम इस टाइप के इवेंट कराते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्लान का रीजन ये है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेस कम है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहम मुद्दा है। चमोली ने बताया कि विधानसभा में इस बार फिर चर्चा हो चुकी है और प्रवर समिति भी गठित की गई है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी भी इस विषय पर चिंता जता चुके हैं। सरकार ने जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए परिवार रजिस्टर जैसी पहल शुरू की है, जो उत्तराखंड के लिए जरूरी कदम है। बोलना चाहिए वो बड़ी चिंता का विषय है। आपको पता है कि पूरी विधानसभा में इस पर चर्चा हुई, परवर समिति बनी, जो लोकल बॉडीज के चुनाव तक पीछे गए उसमें, और एक बड़ी चर्चा है। और इसकी डेप्थ को आपको तब समझ में आता है जब माननीय मोदी जी हमारे स्थापना दिवस पर यहाँ पर आते थे और उन्होंने डेमोग्राफी चेंज की चिंता की है उत्तराखंड के अंदर। तो जब प्रधानमंत्री स्तर तक जो बातें जा रही हैं, इसका मतलब ये समझना चाहिए हमको कि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है, जो पूरे देश के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। और वो देश के संदर्भ में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम बॉर्डर एरिया, हम दो जगह से हम विदेशी धरती से जुड़े हुए लोग हैं। भीमताल में नाव चालकों की बैठक सिंचाई विभाग द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें पुलिस विभाग, नगरपालिका विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय नाव चालकों ने भाग लिया है। तो आपको बता दें कि इस बैठक में भीमताल झील में नाव संचालन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई है। खासकर झील किनारे वाहनों के कारण लगने वाले जाम की वजह से पर्यटन सीजन के दौरान आने वाली परेशानियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। क्या लगते हैं आप? मैं मोहन सिंह बिष्ट हूँ। मैं उपखंड अधिकारी सहायक अभियंता सिंचाई खंड नैनीताल में कार्यरत हूँ। और आज मकसद हमारा जो है यहाँ पर नाव संचालकों के साथ बैठक करने का उद्देश्य यह था क्योंकि आए दिन यहाँ पे एक तो अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा थी भीमताल झील में। हमारे इलीगल बोटिंग से विदाउट लाइफ जैकेट जो है नेविगेशन वगैरह की कार्रवाई हुई थी। उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमने जो है प्रशासन और हमारे थानाध्यक्ष और हमारे नगरपालिका अधिशासी अधिकारी नगरपालिका के साथ में आज हमने सभी नाव संचालकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया था। तो हमारा उद्देश्य मूलतः यही था कि एक व्यवस्थित नौकायन यहाँ पे हम भीमताल झील में करें। खटीमा के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने पर एक भव्य स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सतीश चंद्र भट्ट को बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष, किसान नेता मनोज शाही को किसान मोर्चा का कुमाऊं मंडल सह संयोजक और रामू भारती को अनुसूचित जाति का प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता ने टोल टैक्स से रामलीला ग्राउंड तक ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली और आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि इस दौरान रामलीला मैदान में भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया, जहां इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी के ऐतिहासिक कार्यों का निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश का निरंतर विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनने मुझे इस लायक समझा। और देखिए 2027 की जहां तक बात रह गई, हम पूरे खटीमावासी चाहते हैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा से ही इस प्रदेश का नेतृत्व करें। तो हम सबकी एक ही आवाज है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी को 2027 में खटीमा वापस लाना है। प्राथमिकता ही रहेगी कि सबसे पहले ये देश जो है कल्चर, यहाँ से जो इसका कल्चर एग्रीकल्चर है,
और एग्रीकल्चर से ही भारत जो है कृषि प्रधान देश है और किसानों की मुद्दाओं को आगे उठाना और अपने सरकार तक पहुंचाना, जो काम नहीं हुए उसको पूरा करना। जैसे अभी तो धान के पेमेंट हो गए हैं और कई चीजें हो गई, गन्ने का भी पेमेंट आ रहा है, भविष्य में कोई भी किसानों की कोई समस्याएं आती हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।